हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, मिलिए मिस्टर बम्बानी से। ये एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है और इनके दो बेटे मुकेश और अनिल। अब इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ सेविंग्स की थी, तो इन्होंने ये सोचा कि चलो अपने बेटों को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाए ताकि वो उसे अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। तो इन्होंने अपने बेटों को 1-1 करोड़ रुपया देने का फैसला किया। अब दोनों बेटे फाइनेंशियली स्मार्ट थे, तो इन्होंने उसे वेस्ट करने के बदले इन्वेस्ट करने का फैसला किया। तो अनिल ने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा और रेंटल इनकम पे रिटायर होगा। और दूसरी तरफ मुकेश हमेशा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड था, तो उसने वो 1 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ज्यादा इनकम अर्न करता है और उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बात आप लोग मुझे सच सच बताना कि जब भी हम इंडियंस कोई बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जैसे मान लो आपको विरासत में बड़ी कीमत मिल जाती है या हमारे पास ज्यादा पैसे जमा होते हैं, तो मेजोरिटी लोग कहाँ इन्वेस्ट करने का सोचते हैं? तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी। क्योंकि हम हमेशा अपने बड़ों से ऐसी बातें सुनते हैं कि किसी अंकल ने 20-30 साल पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी और आज उसकी वैल्यू करोड़ों में, और उससे उनको 30-40 हज़ार का मंथली रेंट मिलता है, जिससे वो घर बैठे बैठे पैसे कमाते। तो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन यही है कि किसी के पास बहुत सारी जमीन जायदाद है या उसने बहुत सारे फ्लैट्स खरीद रखे जिससे उसको बैठे बैठे रेंटल इनकम यानी भाड़ा मिलता है। और दूसरी बात यह भी है कि आप स्टॉक मार्केट से कितना भी % का रिटर्न कमा लो, कितनी भी कंपाउंडिंग कर लो, आपके पेरेंट्स और आपके रिश्तेदार तो आपसे तभी इंप्रेस होंगे जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी पेरेंट्स का फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि आज हम स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट का कंपैरिजन करने वाले, और इनसे जो पैसिव इनकम हमें मिलती है, मतलब जिस तरह प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हमें रेंट मिलता है, तो उसी तरह स्टॉक से हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सब जल्दी से जल्दी अपनी पैसों की टेंशन दूर करना चाहते हैं, तो यही दो रास्ते हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और क्योंकि मैंने पर्सनली ये दोनों जगह पे पैसे लगाए हैं, तो मुझे इन दोनों की काफी डिटेल समझ है, छोटी से छोटी चीजों की, जो लोगों को काफी सालों के बाद पता चलती है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको स्कूल, कॉलेज और कहीं से भी सीखने नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन दोनों ऑप्शंस के बेनिफिट्स गिनाऊंगा, फिर लास्ट में आप लोग खुद मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। तो अनिल अपने उस 1 करोड़ से एक प्रॉपर्टी खरीदता है जिससे उसको 25,000 का रेंट मिलता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का सबसे पहला एडवांटेज दिखता है कि इन्वेस्ट करते ही आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है, जो काफी अच्छा होता है। और इसके साथ में उसके सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार उसकी तारीफ करते कि देखो ये कितना स्मार्ट है, इसने कितना सही फैसला लिया प्रॉपर्टी को बाय करके। तो दूसरा एडवांटेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये है कि ये रियल एसेट्स होते हैं, मतलब आप घर में रह सकते हो, आप लोगों को दिखा सकते हो, तो इसमें बढ़िया वाला शो ऑफ भी होता है। और अगर आप रिलायंस कंपनी के 2 शेयर्स खरीदते हो, तो मुकेश अंबानी आपको अपने घर पे डिनर के लिए बुलाएगा नहीं, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको कंपनी की पार्ट ओनरशिप मिलती है, मतलब कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, जो एक पेपर में होता है। और आजकल मोबाइल ऐप पे, जैसे आप शून्य की मोबाइल ऐप से स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो बिना कोई ब्रोकरेज फीस के, जिसकी ज्यादा डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर जैसे ही अनिल प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो उसको काफी सुकून की नींद आती है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते तो बात सिर्फ पैसों की और प्रॉफिट की नहीं होती है, बात पीस ऑफ माइंड की भी होती है। अपना पहला घर खरीदने के बाद या दूसरा तीसरा घर खरीदने के बाद आपको एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का तीसरा बेनिफिट है कि एक तरह से ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसका रीजन ये भी है कि हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस हमेशा ग्रो होते रहते हैं और उसका रेंटल इनकम भी आपको फ्यूचर में ग्रो होकर मिलता रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी का 4th बेनिफिट है कि आपको इससे काफी स्टेबल इनकम मिलती है। और फिर 5th बेनिफिट ये है कि ये स्टेबल इनकम अर्न करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं। और फिर लास्ट बेनिफिट, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बेनिफिट है, कि प्रॉपर्टी को आप आसानी से बाय और सेल नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपने इसको बाय कर लिया तो आपके पैसे लॉक हो जाते, फिर चाहे आपको कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, लोग इसे सेल नहीं करते। और इसीलिए चाहे आपकी प्रॉपर्टी कितने भी कम रेट से ग्रो हो या अच्छे रेट से ग्रो हो, आपको उसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि रियल एस्टेट में भी कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग प्रॉपर्टी से वेल्थ बिल्ड कर लेते और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते, क्योंकि लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स को कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई और बेनिफिट्स मिस कर दिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं मुकेश भाई बम्बानी की, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी दिनों की रिसर्च के बाद मुकेश भाई ये डिसाइड करते कि वो 10 अलग अलग हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब क्योंकि स्टॉक्स टेंजिबल नहीं होते,
जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप इसमें रह नहीं सकते या आप इसका शो ऑफ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी की तरह। तो इसीलिए मुकेश भाई के पेरेंट्स और उसके कोई फ्रेंड्स भी उसकी तारीफ नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो अपने पैसों को क्या कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको कुछ अलग ही टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो उस पर आपको 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये एक तरह का टैक्स होता है जो आपको हर प्रॉपर्टी को बाय करते हुए पे करना होता है। फिर उस पर 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है और 1-2% की ब्रोकरेज फीस अलग होती है। तो इसका टोटल होता है 10%। तो अनिल ने जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसका 10% यानी 10 लाख उसने अलग से पे किया होगा। तो अब या तो उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस 1.1 करोड़ हो गया होगा या फिर उसने 90 लाख की प्रॉपर्टी ली होगी जिसके लिए उसने 1 करोड़ खर्चा किया होगा। अब स्टॉक्स को बाय करने का कितना कॉस्ट होता है? तो इसका आंसर है 0। पहले हमें 1% या 0.1% की ब्रोकरेज फीस देनी होती थी, या फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर की फी लगती थी, फिर चाहे आप कितना भी बड़ा ऑर्डर प्लेस करो। लेकिन अब तो हमारे पास ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आ गया है जहां से आपको ब्रोकरेज फी, एनुअल मेंटेनेंस फी और कोई भी हिडन फी देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक कंप्लीटली फ्री स्टॉक मार्केट ऐप। अब आप पूछोगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि वो कंप्लीटली फ्री है? तो ये है शून्य, जो कि फिनविजिया का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर भी है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो हमको यही दिखेगा, कमीशन फ्री फॉर एवर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और हर एक कैटेगरी में। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ क्लियरली लिखा है 0 ब्रोकरेज, 0 अकाउंट ओपनिंग, 0 अकाउंट मेंटेनेंस, 0 कॉल एंड ट्रेड और 0 क्लियरिंग फीस, जो काफी सारे ब्रोकर्स के केस में आपको पे करना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ फ्री देंगे तो फिर ये पैसे कमाएंगे कैसे? क्या इसमें कुछ हिडन कॉस्ट है? तो इसका आंसर भी हमें सामने दिख जाएगा। वाई कमीशन फ्री? क्योंकि हर बिजनेस का एक एम होता है पैसा कमाना। तो इन्होंने बेसिकली ये स्टडी किया है कि इंडिया में पास्ट में काफी ज्यादा ब्रोकरेज फीस होती थी, 1%, आधा %, जो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं था। फिर कंपटीशन की वजह से धीरे धीरे करके वो कम हुई, तो उस पर डिपेंड होने वाले बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले ही 4 कदम आगे का सोच लिया कि हम पहले ही अपना बिजनेस मॉडल ब्रोकरेज पे डिपेंडेंट नहीं रखेंगे। तो ये बेसिकली एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे वैल्यूएबल चीजों का, जहां पे आपको ज्यादा वैल्यू मिले। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग कॉस्ट की। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म से कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं पे करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स को बाय और सेल करते वक्त आपको बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको फिर भी थोड़ी बहुत फीस पे करनी होती है गवर्नमेंट और एक्सचेंज को। अब वो क्या है और वो कितनी है उसे हम समझ लेते हैं। तो आपको एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जो बाय करते वक्त 0.1% का होता है। आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर या किसी भी ऐप से स्टॉक्स को बाय करो, ये कॉस्ट आपको पे करना होता ही है, उनकी ब्रोकरेज फीस के अलावा। तो 0.1% मतलब 10 लाख रुपीज के शेयर्स बाय करते वक्त 1000 रुपए की फीस। और ये इन सारे कॉस्ट में से सबसे बड़ा वाला है। जैसे सेबी फीस 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बाय करने पे सिर्फ 10 रुपए की है, और ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.00325% है, मतलब 1 करोड़ के शेयर्स बाय करने पे सिर्फ 325 रुपए। तो ऐसी और भी कुछ छोटी मोटी फीस है जो इंडिया के सभी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में होती है। जब भी आप अपने स्टॉक्स को बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये फीस उसी वक्त चार्ज हो जाती है, और क्योंकि ये फीस इतनी छोटी होती है तो लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि हम एक काफी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। तो उस छोटी सी फीस को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हम ये कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 करोड़ के शेयर्स बाय करता हूँ, मतलब किसी स्टॉक की कीमत मान लो 1000 रुपया है और हमने 10,000 शेयर्स बाय किए, 1000 × 10,000 मतलब 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट। तो इस पे ब्रोकरेज हमें कुछ भी नहीं लगा, और टोटल कॉस्ट यानी कि सारे टैक्स को मिला के सिर्फ 10,000 रुपए का हो रहा है, जो बेसिकली गवर्नमेंट और एक्सचेंज को जा रहा है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पे आप ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज खर्चा कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज में। लेकिन स्टॉक्स में अगर आप वही 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिर्फ ऑलमोस्ट 10,000 की फीस लगती है, जो 100 गुना कम है। तो ये था स्टॉक्स का सबसे पहला एडवांटेज कि इसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, बाय करते वक्त भी और बाय करने के बाद भी। जो भी कॉस्ट आपको लगता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन प्रॉपर्टी में बाय करने के बाद भी एक्स्ट्रा खर्चे होते रहते हैं, जिसे लोग अक्सर कैलकुलेट करते नहीं है। तो ये स्टॉक्स का सेकंड बेनिफिट है कि इसमें बाय करने के बाद भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है। अब इंडिया में आपको रेंट 3% का मिलता है, जिसे हम कहते हैं रेंटल यील्ड। अगर आप गूगल करो नेशनल रेंटल यील्ड एवरेज इंडिया तो इसका आंसर 3% आएगा। कुछ सिटीज का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम ये 3% का एवरेज पकड़ लेते हैं। अब इस रेंटल यील्ड का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है उसका कितना % हमें रेंट में मिलता है पूरे साल में। जैसे अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे तो उस पर आपको 25,000 का मंथली रेंट मिलेगा, जो साल का होता है 3 लाख। तो 1 करोड़ पे 3 लाख होता है 3%। लेकिन ये पूरा 3% यानी 25,000 का रेंट हमारे जेब में आता नहीं है।
क्योंकि आपको वाटर, क्लीनिंग, सिक्योरिटी और ऐसी चीज़ों का कॉस्ट पे करना होता है हाउसिंग सोसाइटी को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये सारा कॉस्ट लैंडलॉर्ड के खाते में आता है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 3-4 हज़ार रुपये का मंथली कॉस्ट आता ही है। फिर इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी पे कलर, इंटीरियर और रिपेयर का खर्चा करोगे हर 2-4 सालों में, तो ये सब भी ओनर को ही करना पड़ता है। तो ये सब मिला के हम 5,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस पकड़ लेते हैं। तो अब हमारे पास 25,000 नहीं बल्कि 20,000 हर महीने बचता है रेंट का, मतलब साल का 2.4 लाख, जिसको हम 1.1 करोड़ से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड किया था। तो अब ये 2% का रेंटल इनकम हो रहा है। स्टॉक से हमें 1% का डिविडेंड इनकम मिलता है, प्रॉपर्टी से 2% का। तो अभी भी प्रॉपर्टी का इनकम स्टॉक से ज्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ। आप कंपाउंडिंग से एक छोटे से बीज को भी एक बहुत बड़े पेड़ में ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये चीज फाइनेंशियल वर्ल्ड में समझ ही नहीं पाते, इसलिए वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को ध्यान से समझना। सेंसेक्स पिछले 20, 30, 40 सालों में 15% की रेट से ग्रो होते आ रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए हम स्टॉक मार्केट से 15% अज्यूम करेंगे, ज्यादा नहीं। जबकि एक्चुअली में अगर आपको लगता है कि सेंसेक्स को बीट करना मुश्किल है, तो शायद आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है, जो कंसिस्टेंटली 18, 20, 25% की रेट से पिछले काफी सालों से ग्रो होते आ रहे हैं, जिसको मैंने अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के कोर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट की कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे लेके वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर्स, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स को, इन सबको मैंने इसमें स्टडी किया है ताकि आपको ये स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का गेम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कोर्स की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करने का सोच रहे हो, तो आपको इस कोर्स को जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस लेने से हमें रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस कोर्स में मैंने 7 डे की रिफंड पॉलिसी भी रखी है। तो इस वीडियो के लिए हम स्टॉक मार्केट से 15% से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखेंगे, और रियल एस्टेट से भी आप लॉन्ग टर्म में 10% से ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे कि ये 10% मैंने क्या हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। जिस तरह हमारा सेंसेक्स और निफ्टी होता है जो एक स्टॉक का इंडेक्स है, उसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी का भी एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की अलग अलग सिटीज की प्रॉपर्टीज के प्राइस को ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडेक्स 2010 में 90 पॉइंट्स पे था, और फिर 2019 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 180 पॉइंट्स पे पहुंचा। लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद से ये नीचे जा रहा है। 2010 से 2020 तक ये 7% का ग्रोथ रेट होता है, लेकिन 2010 से 2023 तक ये सिर्फ 5% का ग्रोथ रेट हो रहा है, मतलब ये 10% से भी कम का है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी के मुकाबले सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनीज है, जैसे रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप मुझसे ये कहते हो कि प्रॉपर्टी के प्राइस और उनके रेंट भी बिजनेस के मुकाबले ज्यादा स्पीड में बढ़ते रहने चाहिए, तो फिर ये अंबानीज और टाटाज और बिरलास ये सब अपने बिजनेस को बंद करके अपनी सारी वेल्थ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? मुकेश अंबानी रिलायंस जियो, जियो मार्ट, जियो फाइबर और न जाने कितने सारे न्यू प्रोडक्ट्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सभी बिजनेसमैन होते हैं, यानी शेयर होल्डर्स। आपको कोई प्रॉपर्टी ओनर्स नहीं मिलेंगे। तो इसका रीजन ये है कि बिजनेस में ज्यादा रिटर्न पॉसिबल होता है, क्योंकि आप नए नए मार्केट में एंटर कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए अभी आप इस टेबल को ध्यान से देखो। पहले साल में मुकेश को स्टॉक से जो डिविडेंड मिला वो 1% का था, मतलब 1 लाख रुपया, और अनिल को प्रॉपर्टी से सारे एक्सपेंसेस को निकाल के 2% का रेंट मिला, मतलब 2 लाख। तो अभी भी अनिल को प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है वो मुकेश के स्टॉक डिविडेंड से डबल है, 2 गुना। तो अगर यहाँ पे कोई भी इंसान ये भी चीज देखेगा तो वो सब यही कहेंगे कि प्रॉपर्टी बेस्ट है, इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप 10% के बदले 15% के रेट से अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो करते हो, जैसे मुकेश अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ग्रो करता है, तो 15 साल बाद ही आप देख सकते हो कि स्टॉक्स की डिविडेंड इनकम प्रॉपर्टी के रेंट से ज्यादा हो गई है। भले ही वो प्रॉपर्टी का रेंट 2% का है, फिर भी वो 1% का डिविडेंड अमाउंट उससे ज्यादा हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपकी वेल्थ कितना स्पीड में ग्रो हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए ये रिच बिजनेसमैन और दुनिया के अमीर लोग दिन पे दिन और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं, और मिडिल क्लास लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि रिच लोगों की सबसे ज्यादा वेल्थ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होती है, और मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी वेल्थ प्रॉपर्टी में होती है। और एक और चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये अनिल और मुकेश की इनकम का डिफरेंस फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ता रहेगा। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुकेश का 1% का स्टॉक डिविडेंड अनिल के 2% के रेंट से डबल, ट्रिपल और मल्टीपल हो जाएगा। और इसीलिए
रिच और मिडिल क्लास लोगों का गैप भी फ्यूचर में बढ़ता रहेगा, यानी कि रिच लोग और अमीर बनेंगे और मिडिल क्लास लोग और ज़्यादा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये था स्टॉक मार्केट का तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि यहाँ से आपका प्रॉपर्टी के मुकाबले कैपिटल भी ज़्यादा स्पीड में ग्रो होना चाहिए और आपकी इनकम भी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है कि जिस भी कंट्री में प्रॉपर्टी के प्राइस वहाँ के बिजनेस से ज़्यादा स्पीड में ग्रो होते तो उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होगी। थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे 5-10 साल के लिए प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा स्पीड में बढ़ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उस कंट्री में कोई बिजनेस करेगा ही नहीं, सब लोग प्रॉपर्टी लेके आराम करेंगे। और अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे कैसे, और अगर लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे तो फिर लोग रेंट पे करेंगे कैसे, और महंगी महंगी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोग पैसा लाएंगे कहाँ से। तो इसीलिए ये बिजनेस यानी स्टॉक्स पूरे इकोनॉमिक्स के पिरामिड पे सबसे टॉप पे होता है और होना चाहिए। फिर इसके अलावा स्टॉक्स और डिविडेंड का फोर्थ बेनिफिट ये है कि इसको मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे रेंट आपको हर महीने लेने जाना होता है। बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स का सपना होता है कि उन्हें बिना मांगे उनका रेंट उनके बैंक अकाउंट में मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बार रेंट डिले हो जाता है, क्योंकि वो किराएदार को जॉब से निकाल दिया गया या उसकी फैमिली में किसी का हेल्थ इशू आ गया। लेकिन डिविडेंड्स आपको बिना बोले मिल जाते। और फिर लॉ के हिसाब से अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 12 महीने से ज़्यादा का है तो फिर उस एग्रीमेंट को आपको प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होगा, जिसकी एक अलग फीस और स्टैम्प ड्यूटी होगी। तो इसीलिए लोगों ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि लोग अक्सर रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों का बनाते ताकि फीस कम हो। तो उसके लिए हर 11 महीने में प्रॉपर्टी ओनर को एक बार तो वहाँ जाना होता है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में अगर आप अपनी सिटी चेंज करते हो या कहीं घूमने के लिए जाते हो तो आपको इसकी काफ़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अगर आपके पास 1-2 प्रॉपर्टी है तो शायद आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है तो फिर ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ है और उनका दिन भर का मेजॉरिटी टाइम अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने में निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन को ये मैच नहीं करता है, क्योंकि आप एक लोकेशन पे बन जाते हो, आपको प्रॉपर्टी को मैनेज करने से लेके पूरे ट्रांजैक्शन को खुद ही मैनेज करना होता है। और फिर अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को अर्जेंटली सेल करना है तो फिर आपको उसे लॉस में ही सेल करना होगा। जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू यानी कि सही कीमत 50 लाख की है और आपको अर्जेंटली सेल करना है तो उस पर आपको 5-10 लाख रुपए का लॉस लेके बेचना होगा। अर्जेंटली सेल करने में आपको कभी भी फेयर वैल्यू मिलती नहीं है। और रियल एस्टेट में भी मार्केट क्रैश आते बस हमें उनका प्राइस का ग्राफ दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस के बीच में अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी होती तो उस टाइम पे आपको 50 लाख तो क्या, आपको कोई 40 लाख भी देने के लिए रेडी नहीं होता। फिर स्टॉक मार्केट का फिफ्थ और बड़ा एडवांटेज ये है कि मान लो आप बहुत मेहनत करके 10-15 साल में एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है, क्योंकि वो आपकी एक प्रॉपर्टी आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। तो फ्यूचर में वो किस रेट से ग्रो होगी हमें वो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई भी करने मिलता नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको भी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा रिस्क ले रहा है या फिर 15 स्टॉक और एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाला। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ तक के इस स्टॉक्स और रियल एस्टेट के कंपैरिजन को एक ब्रॉड नज़रिए से देखें तो इन दोनों ऑप्शन से वेल्थ क्रिएट हो रही है और इनकम भी जनरेट हो रही है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ की विरासत कितने लोगों को मिलती है, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल लिया था, लेकिन जिसको इतना पैसा अपनी फैमिली से मिल गया तो उसको वैसे भी पैसों की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने पेरेंट्स से करोड़ तो क्या लाखों रुपए भी नहीं मिले होंगे, तो फिर हम क्या करें। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट का सिक्स्थ और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप एक बहुत ही छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी रिच लोगों को और रिच बनाती है और मिडिल क्लास लोगों को एक ट्रैप में फंसा देती है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो वो लोग इसके लिए लोन लेते और फिर वो उसके लिए 20-25 साल या अपनी पूरी लाइफ लगा देते। तो जो प्रॉपर्टी 10 से 12-15% के रेट से ग्रो होती है उसके लिए वो 8-10% का इंटरेस्ट बैंक को दे देते। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें वेल्थ क्रिएट होगी कैसे। जितनी ग्रोथ आपको मिलने वाली थी उतना तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को। इसके साथ में लोग लोन का स्ट्रेस अलग लेते, जिससे लोग अपनी लाइफ में और करियर में सही फैसले भी ले नहीं पाते, जिसकी ज़्यादा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर की थी। तो स्टॉक मार्केट आपको एक मौका देता है बिना लोन के झंझट से डायरेक्ट फर्स्ट डे से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर दो और आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट करो। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट से ही ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जीरो से मिलियंस या बिलियंस तक की वेल्थ बिल्ड की है। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको नो डाउट स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्ड करने के लिए अच्छी नॉलेज चाहिए और फाइनेंशियल स्मार्टनेस की जरूरत है। इसीलिए मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में आके लालच के चक्कर में ट्रेडिंग करने लगते हैं और अपने कीमती पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना है तो मैंने स्टॉक मार्केट के मास्टर क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में
जिसमें मैंने सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि विजडम भी शेयर किया है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन से टाइप के स्टॉक्स और सेक्टर से वेल्थ क्रिएट होती है। और उसका प्राइस भी मैंने काफ़ी कम रखा है, रिलायंस के एक शेयर प्राइस से कम, ताकि उसको हर एक मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। और आप 5 मिनट में ऐसी वेबसाइट पर जाके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अब बहुत लोगों को लगता है कि आप ऐसे मोबाइल ऐप्स को यूज करते हो तो उसमें हमारा पैसा कितना सेव होता है। तो ये शून्य एक एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर्स द्वारा को फाउंड किया गया था और ये NSE, BSE, MCX, NCDX, CDSL और सेबी में रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही फिनविश है जो इसकी पेरेंट कंपनी है, वो एक NBFC भी है। इन्होंने RBI से NBFC का लाइसेंस ले रखा है। इसके अलावा इस ऐप पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको काफ़ी एडवांस टूल्स और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे फिल्टर्स, फंडामेंटल एनालिसिस के स्क्रीनर्स और एनालिसिस टूल्स जो बिगिनर्स और एडवांस दोनों टाइप के लोगों के लिए। और इसके साथ में इन्होंने एक काफ़ी न्यू AI फीचर भी लॉन्च किया है, पावर्ड बाय आईनो फर्स्ट। ये AI फीचर ऑलमोस्ट 1500 स्टॉक्स को ट्रैक करता है और उन पे AI बेस्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है नेक्स्ट 3 डेज से लेकर 1 साल तक। जैसे यहाँ कुछ स्टॉक्स ग्रीन है जो इस AI के हिसाब से ऊपर जा सकते हैं और रेड वाले स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस पे 30 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और जो बैंक अकाउंट आप अपने ब्रोकर के साथ रजिस्टर करते हो, उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपको डिविडेंड इनकम मिल जाती है। फिर चाहे आप किसी दूसरी कंट्री में घूम रहे हो और भूल भी चुके हो तो भी आपको अपना डिविडेंड इनकम टाइम पे मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए कहीं से आते हैं या आपको अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में, और क्यों। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने कितना स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और कितना प्रॉपर्टी में, तो उसे भी नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो को 1 हफ्ते में 10,000 लाइक्स आएंगे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।